देखिए बच्चों, जीएस में नेक्स्ट पीरियड है आपका संविधान चल रहा है। और संविधान में हमने स्टार्ट किया था, क्या किया था? आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। तो जो पहले पीरियड में हमने पढ़ाया था आपको, पहले 2-4 मिनट उसका ओवरव्यू लेते हैं और फिर जहाँ रुके थे उससे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि जो इमरजेंसी है भारत में 3 प्रकार से लगती है, जैसे कि आप जानते हो। एक तो आर्टिकल 352 होता है जिसके द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर 356 हो गया राज्य आपातकाल, जिसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, या साथ साथ में राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 360 जिसे हम वित्तीय आपात कहते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक। फिर हेडिंग हमने डाला था पहला राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। यहाँ को कहा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है अगर लगाना हो या ऐसी क्या स्थिति होनी चाहिए जिसके आधार मान के हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं एक भारत देश के अंदर। तो 3 स्थितियाँ थी, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो युद्ध आप जानते हैं, बाहरी आक्रमण मतलब किसी देश ने आक्रमण नहीं किया, किसी और कोई आतंकवाद संगठन है, किसी ने कोई ग्रुप है उसने अटैक कर दिया बहुत बड़े लेवल पर। या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, जो हमारी प्रजा है या जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वही हमारे खिलाफ, सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं काफ़ी बड़े लेवल पर। लेकिन आपने पढ़ा भी होगा और आप जानते होंगे शायद, पहले शब्द नहीं था, कौन सा? सशस्त्र विद्रोह। पहले जो था वो था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिसोबीडियंस कह सकते हैं। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी थोप दी थी, इंदिरा गांधी जी के शब्दों में, हालांकि जयप्रकाश नारायण जो थे, जो उनके अपोजिशन में थे, तो उन्होंने वो विरोध किया था, लेकिन थोप दी गई। जो इतिहास है भारत का, तो उसका जो आधार था वो था आंतरिक अशांति। कहा गया था कि भारत में कुछ इस तरह की खतरे हैं कि आंतरिक अशांति, सिविल डिसोबीडियंस होने वाला है। अगर इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी तो इस देश के हालात बहुत बदतर हो सकते हैं, और इसे आधार मानते हुए देश में इमरजेंसी लगा दी गई। फिर आगे जो है 44 का संशोधन हुआ, जैसे आप जानते हैं 1978 में। ठीक। 2 अमेंडमेंट, 2 संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 42वां और एक 44वां। अक्सर हम इसे संविधान में किसी न किसी टॉपिक में पढ़ते ही रहते हैं। ये मैं अलग से पीरियड भी लूँगा आपको एक, कि 42वें संशोधन में और 40वें संशोधन में टोटल डिफरेंसेस क्या हैं, कौन सी घटना कहाँ पे है, और 42 में है या 44 में है। टॉपिक वाइज हम पढ़ते ही रहते हैं। अगर मैं 44 संशोधन की बात करूँ तो 1978 में लगाया गया था, और इसमें फिर ऐसा हुआ था कि जो शब्द था आंतरिक अशांति उसे हटा के लगा दिया था क्या? सशस्त्र विद्रोह, ताकि फ्यूचर में इसका मिसयूज ना किया जा सके, जैसे कि 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ये संशोधन भी 44वें संशोधन के अंदर ही है। ठीक है। फिर कुछ बातें हमने कही कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो तो राष्ट्रपति जो है घोषणा करेंगे, अनाउंस करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह से। ऐसा नहीं कि अकेले कर देंगे, मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, अगर वहाँ एक डिस्कशन हो रहा है और वहाँ बहुमत से पास हो गया है तो राष्ट्रपति घोषणा करेंगे। घोषणा करने के बाद शुरू में राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीने तक की घोषणा रह सकती है, लेकिन अगर मान लिया आगे इसे दायरे को बढ़ाना हो तो संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पारित करा लो, तो फिर इसकी जो अवधि है 6 महीने हो जाएगी। 6 महीने के बाद फिर कराना है तो फिर 6 महीने के लिए करा लो। तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, चाहे आप कितनी बार इसे कर लें, लेकिन शुरू में इसकी जो अवधि होगी वो 1 महीने ही होगी। अब फिर एक पॉइंट आया था कि अगर मान लिया लोकसभा का विघटन हो जाए, उस समय राष्ट्रपति ने घोषणा की हो नेशनल इमरजेंसी की, तो जब पहली सिटिंग होगी लोकसभा की, उससे लेकर 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा से इसे पारित कराना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अपना भी कैंसिल हो जाएगा। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के विघटन के समय। समझ लो, लोकसभा विघटित होगी मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो जब नई लोकसभा आएगी, पहली मीटिंग से 30 दिन के अंदर उस पर चर्चा हो और उसे पारित किया जाए, ये बताया गया। साधारण बहुमत के द्वारा, जो पहला मेथड बताया था मैंने संशोधन करने का, उसके द्वारा अगर मान लिया संसद में कह दिया गया है कि जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा है अब इसे वापस लिया जाए, तो लेंगे तो राष्ट्रपति ही,
लेकिन साधारण बहुमत के द्वारा ही इसे कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया जाता है बाय सिंपल मेथड। 3 मेथड मैंने बताए थे किसी भी आर्टिकल में या किसी भी संविधान में संशोधन करने के लिए। पहला क्या था? साधारण विधि के द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा बाय स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा है विशेष बहुमत तथा विधान मंडल की स्वीकृति के द्वारा। जो लेजिस्लेटिव हाउसेज है उनकी भी स्वीकृति आवश्यक है। ये 3 तरीके होते हैं संविधान में संशोधन करने। संशोधन करने का जो आर्टिकल है वो भी आपको पता होगा। कौन से अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है? 368। किसी को ना पता हो तो ध्यान रखें। 368 आर्टिकल के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। उसके बाद जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो लोकसभा के कार्यकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमने लिखा था, समझा था। तो हम जानते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल होता है, और अगर मान लिया लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, जैसे कि 1975 में हुआ था, तो मैक्सिमम ये 1 साल के लिए लग सकता है। एक बार में इसे 1 साल तक ही लगा सकते हैं। अगर 2 साल के लिए लगाना है तो 2 बार लगाना होगा ऑब्वियसली, और 3 साल के लिए लगाना है तो 3 बार लगाना होगा। लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त हो जाए, या कह सकते हैं कि घोषणा वापस ले ली जाए या स्थिति सामान्य हो जाए, तो 6 महीने से ज़्यादा ये अपने एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकता, अपने अस्तित्व में नहीं रह सकता। उसके बाद 2 आर्टिकल पढ़े थे बच्चों ने, 358 और 359, जो मैंने एंड पॉइंट पे लिखवाए थे। 358 और 359 ये दोनों भी आपातकाल पर प्रभाव डालते हैं, तो काफ़ी गहरा प्रभाव डालते हैं, और इनमें मैंने 1-2 पॉइंट लिखवाए थे, अभी और भी आने हैं अभी आगे, काफ़ी बड़ा विषय है। और 358 तो बताता है कि जो आर्टिकल 19 है उसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वे निलंबित हो जाएंगी। जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगेगा तो आर्टिकल 19 की 6 स्वतंत्रताएं हैं एट प्रेजेंट, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम, वो सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। लेकिन जो आर्टिकल 359 है वो अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है, 19 को छोड़कर, और उसमें 20 और 21 को भी छोड़कर। आर्टिकल 20 क्या था? जो अपराधी हैं उसके लिए कुछ बातें हैं कि एक ही दोष के लिए एक बार ही सजा मिलेगी, उस समय जो कानून होगा उसके हिसाब से सजा मिलेगी, और किसी भी अपराधी को स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। ये तो आर्टिकल 20 है। और आर्टिकल 21 में था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, कि प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता है कि अपने प्राणों की रक्षा करे, या प्राणों की रक्षा करने के लिए जो वो चीज समझे वो प्रयास कर सकता है। तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी अन्य मौलिक अधिकार आर्टिकल 359 के द्वारा निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक है। अब ये मैंने आपको पहले पीरियड में पढ़ाया था, जो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको। अभी यही चल रहा है, और तीनों इमरजेंसी में यही सबसे थोड़ी बड़ी है। कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल, क्योंकि ये लगा भी है। अब वित्तीय आपातकाल है तो लगा ही नहीं है, तो उसका दायरा छोटा हो जाता है। बाकी आज फिर स्टार्ट करते हैं आगे। अब पहले हैंड डाल लीजिए, आर्टिकल 44 डालिए। आर्टिकल 44 नहीं, संशोधन 44, अमेंडमेंट 44। संशोधन 44। तो इसमें पहली बात तो यही है कि 1978 में लगाया गया था, जबकि 42वां आर्टिकल तो मैं थोड़ा बाद में लिखवाऊंगा। 42वां आर्टिकल लगा था 1976 में, और 76 में क्या था? इमरजेंसी थी, तो इमरजेंसी के टाइम पे लगा। उसके बाद 1978 में इंदिरा गांधी जी के बाद किसकी सरकार बनी थी? मोरारजी देसाई जनता दल की सरकार बनी थी, और ये तब अमेंडमेंट लागू हुआ। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं अभी बता दूं। जैसे पहले लोकसभा और विधानसभा जो थी उनका कार्यकाल भी 6 साल हुआ करता था, और अब कितना है? 5 साल। तो जो उनका जो कार्यकाल है, ड्यूरेशन 6 साल से जब 5 साल किया गया, तो वो भी संशोधन के द्वारा ही किया गया था। तो पहला में लिखेगा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा
तथा विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। became 5 years from 6 years। 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। ये पहली एक स्पेशल बात है इस संशोधन की। ठीक, दूसरी बात, हम जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा हो या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा हो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो उससे संबंधित वाद विवाद भी होते हैं। तो उनसे संबंधित जितने भी वाद विवाद होते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार उन्हें हल करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये अधिकार भी इसी संशोधन के द्वारा ही दिया गया है। ये दूसरी मुख्य बात है संशोधन। तो इसमें लिखिएगा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वाद विवाद को निपटाने के लिए टू सेटल द डिस्प्यूट्स सभी अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। ऑल राइट्स आर गिवन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सभी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। सही कर लो, मैंने यहाँ प्रेसिडेंट लिखवा दिया। सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए टू द सुप्रीम कोर्ट। तो जितने भी मामले हैं, वाद विवाद होंगे, वो सब अधिकार कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। ये दूसरी मुख्य बात है इस अमेंडमेंट की। उसके बाद तीसरी तो हम पढ़ ही रहे थे अभी, किसमें? आपातकाल में। क्या पढ़ रहे थे बताओ? आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया। देखिए, आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया। इंटरनल डिसोबीडियंस वाज रिमूव्ड। तथा सशस्त्र विद्रोह शामिल किया गया। एंड रिवोल्ट विद वेपन्स इज इंक्लूडेड। तो ताकि भविष्य में कोई सरकार इसका फायदा ना उठा पाए, जैसे 1975 में उठाया था कि आंतरिक अशांति बता दी थी और क्या लगा दिया था? इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो वो टर्म वहां से हटा दी गई और आज क्या है? सशस्त्र विद्रोह, रिवोल्ट विद वेपन्स। तो ये भी इसी अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। ठीक, और एक पढ़ के आ चुके हैं हम मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार, वो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया है और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वो भी इसी अमेंडमेंट के द्वारा था। तो इसमें लिखिएगा, अब नाउ संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह कानूनी अधिकार है। दिस इज लीगल राइट।
जो ये कानूनी अधिकार है। और पहले ये जो संपत्ति का अधिकार हुआ था कहाँ होता था? 19F आर्टिकल में हुआ करता था, जो कहाँ है 300A में। ये भी हम पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकारों में 19F में। तो अगर हम 19 की बात करें तो पहले तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, सॉरी पहले तो 7 प्रकार की थी, अब कितनी है? 6 प्रकार की। तो इन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच कि बोल सकता है। दूसरा 19B में क्या है? शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, कोई हथियार वगैरह ना हो, कोई मीटिंग करनी हो, सभा करनी हो तो की जा सकती है। और अगर कोई इसका विरोध करे तो सभा करने वाले इस आर्टिकल का उदाहरण दे सकते हैं कि संविधान ने हमें ये अधिकार दे रखा है कि हम शांतिपूर्वक अपनी बात रख सकते हैं किसी पब्लिक के बीच। उसके बाद 19C क्या है? संघ, जिसे यूनियन कहते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन बनाई जा सकती है। उसके बाद 19D में क्या है? देश के हिस्से में आवागमन, है ना। पहले जम्मू कश्मीर तो था बसने के लिए, खैर अब तो वो भी आ गए, आवागमन तो वहां भी हो सकता था। तो देश के किसी भी हिस्से में आवागमन किया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। 19D। उसके बाद बताइए 19E में क्या है? देश के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता, रिसाइड किया जा सकता है। एक ही वर्ड लिख लो बस, वरना हमें पूरा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। रिसाइड, बसने की स्वतंत्रता। तो पहले बैड में क्या लिखा करते थे? अपवाद है क्या? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अब तो ऐसा नहीं है, अब तो हो सकता है। आगे आ जाइए। तो 19E के अनुसार कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। अब उसके बाद जो 19F था, 19F जिसकी मैं बात अभी कह रहा था, ये 19F में था क्या? संपत्ति का अधिकार, जो अब क्या बना देगा? कानूनी अधिकार बना देगा। तो मैं यहाँ कट का निशान लगा रहा हूँ और ये आप जानते हैं मैंने एरो बना दिया। ये था फंडामेंटल राइट और अब ये नहीं, ठीक। उसके बाद 19G में क्या था? जीविका, जिसे लाइवलीहुड कह देते हैं इंग्लिश में, है ना। अपनी डेली ब्रेड किसी को कमानी हो तो कोई भी व्यापार कर सकता है, अपनी जीविका चलाने का कोई भी साधन जुटा सकता है। यहाँ मैंने लिख दिया है जीविका, जिसे लाइवलीहुड कह देते हैं, हिंदी में जीविका चलाना कह देते हैं। ये अधिकार है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरह की फ्रीडम दे रखी है, जो पहले 7 थी। कहाँ पे? आर्टिकल 19 में। और मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो आर्टिकल 358 है 358, उसके द्वारा जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ये सारी स्वतंत्रताएं क्या हो जाती हैं? निलंबित हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। और आर्टिकल 359 के द्वारा जो अन्य फंडामेंटल राइट है, देखिए 19 के बाद 2, इनके 20 और 21 को छोड़ो, एक्सेप्शन ऑफ 20 एंड 21, उन्हें छोड़कर जितने भी अधिकार है वो निलंबित हो जाए, ठीक। तो मैंने कितनी बात लिखा है बच्चों? 4 बात लिखा है। ये 4 बात इंपोर्टेंट है जो संविधान में संशोधन हुआ था 44, जो अमेंडमेंट हुआ था 1978। पहला क्या है? लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल 6 साल हुआ करता था वो अब 5 साल। दूसरा, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन का टाइम जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनका निवारण करना हो, वो पावर किसी दी गई? सुप्रीम कोर्ट को। तो ये भी इसी अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो इंटरनल डिसोबीडियंस है, ठीक, आंतरिक अशांति, उस शब्द को हटा दिया गया और अब क्या है? सशस्त्र विद्रोह, रिवोल्ट विद वेपन्स, जिसके आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। और चौथा पॉइंट ये है आपका कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है मौलिक अधिकार के लिस्ट में से, इसे क्या बना देगा? कानूनी अधिकार। तो स्पेशली आप इसे याद रखें। अब आगे हैंड डालिए। अभी मैं 358 359 की बात कर रहा था, अब हैंड डालिए अनुच्छेद 358 तथा 359 में अंतर, डिफरेंस इन आर्टिकल 358 एंड 359।
तो जो हमने एक दो लिखे थे वो भी डिफरेंस ही लिखे थे जो मैं भी बता रहा था, लेकिन कुछ और भी लिखवाने हैं मुझे, इसलिए मैंने फिर हैंडल लगाया ताकि थोड़ा सा और चर्चा हो जाए कि इन दोनों आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। इसमें लिखिएगा, शायद एक डिफरेंस तो मैंने पहले लिखवा दिया था, एक तो ये लिखवाया था मैंने 19 वाला कि 19 आर्टिकल निलंबित हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और एक वर्ड के आधार पर लिखवाए थे कि जो युद्ध है और जो बाह्य आक्रमण है उसके आधार पर ही आपातकाल लगता है। ये शायद लिखवाया था मैंने, देखा जरा, अब उससे आगे लिखिएगा, काम की बात है। अनुच्छेद 358 आर्टिकल 358, अनुच्छेद 358 आर्टिकल 358 मौलिक अधिकारों का निलंबन कर देता है, कैंसिल्ड द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर देता है, कैंसिल्ड द फंडामेंटल राइट्स। ब्रैकेट में अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 ब्रैकेट बंद, लेकिन बट अनुच्छेद 359 के अनुसार अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359, अनुच्छेद 359 के अनुसार अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सके, डेट फंडामेंटल राइट्स में बी कैंसिल्ड, कि मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सके। ठीक है, तो एक डिफरेंस ये है। अब दोबारा सुनो, मैंने क्या लिखवाया, मैंने लिखवाया कि जो आर्टिकल 358 है जैसे ही वो लगेगा तो तुरंत जो 19 आर्टिकल में जितने भी लिख के दिखाया है मैंने, जितनी भी फ्रीडम है वो सारी अपने आप ही सस्पेंड हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 359 है वो खुद निलंबित नहीं कर सकता, वो राष्ट्रपति को पावर देता है कि राष्ट्रपति से एक्शन को करे। बात समझ में आई या नहीं आई? दैट मीन्स ये जितनी भी फ्रीडम है ये तो अपने आप ही हो जाएंगी, जैसी इमरजेंसी लगी तुरंत ही कैंसिल हो गई। लेकिन जो और मौलिक अधिकार है वो अपने आप नहीं होते, वो राष्ट्रपति खड़े होकर उद्घोषणा करेंगे, अनाउंस करेंगे, राष्ट्रपति को पावर दी गई संविधान के द्वारा, और तब जाके जो अदर फंडामेंटल राइट्स है तब वो कैंसिल हो। सर ये आपातकाल के उससे ही तो लगता है ना, राष्ट्रपति करता है वैसे वो टॉपिक चल रहा है हमारा इमरजेंसी, ठीक। बात समझ में आ गई? अगला डिफरेंस लिखिए, अनुच्छेद 358 के अनुसार अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 आपातकाल संपूर्ण देश में लग सकता है, इमरजेंसी may be imposed in the whole country, संपूर्ण देश में लग सकता है, परंतु बट 359 के अनुसार अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359 संपूर्ण देश या किसी विशेष हिस्से में, इन द होल कंट्री और इन सम स्पेशल रीजन, संपूर्ण देश या किसी विशेष हिस्से में, इन द होल कंट्री और इन सम स्पेशल रीजन, REGION। तो सीधी सी बात है कि अगर हमारे पूरे देश में इमरजेंसी लगानी है, लगी है, तो उसका योगदान किसका रहा है? 358 का, ठीक। देखिए अगर हमारे पूरे देश में इमरजेंसी की जरूरत
नहीं है। कोई राज्य, कोई स्टेट, कोई लोकेलिटी ऐसी है कि जहाँ मामले बहुत गंभीर हो गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर रहता था, तो अगर उसी किसी विशेष हिस्से में लगाना है, या अभी भी ऐसे हैं जो ईस्टर्न है, जैसे नागालैंड वगैरह है या असोम है, तो वहाँ पे हालत जो है काफ़ी खतरनाक रहते हैं। और भगवान ना करे कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए, तो जो इमरजेंसी लगेगी उस हिस्से में वो 359 का भी यूज़ किया जाएगा। किसके साथ? 352 के साथ। 352 के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लग रही है, लेकिन उस हिस्से में जो लगी है वो किसके द्वारा? 359 के द्वारा। तो एक ये डिफरेंस है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन। बाकी तो मैं लिखवा देता आपको, ये ना लिखो कि जो युद्ध है, जो भारी आक्रमण है, उसके द्वारा क्या यूज किया जाता है? 358। तो ये 3-4 डिफरेंस हुए। दो तो मैंने पहले पीरियड में लिखवा दिए थे, दो शायद मैंने अब लिखवा। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो नेशनल इमरजेंसी लगी है भारत में, वो कितनी बार लगी है अब तक? 3 बार लगी है। एक तो चाइना का अटैक हुआ था, और एक पाकिस्तान का अटैक हुआ था पहले वाला, और दूसरा फिर इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी 1975। 3 बार लग चुकी है। तो इनके मैं डेट ही बतानी चाहिए। ठीक, वो लिखिएगा 2-3 लाइन। पहला राष्ट्रीय आपात, फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी। चलिए जी, आप बताइए। 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962। और जैसा हमने पढ़ा है कि जो घोषणा करेंगे राष्ट्रीय आपात की, वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, और फिर वो घोषणा है, जो अनाउंसमेंट है, वो वापस भी लिया जाता है। तो जो इमरजेंसी लगा दी गई वो फिर वापस भी तो ली जाएगी। तो ये भी बताने का प्रयास करें कि ये इमरजेंसी कब वापस ली गई? 1968। बिल्कुल सही। डेट याद आ रही है? बताओ। वो है 10 जनवरी। 10 जनवरी। तो ये पहला नेशनल इमरजेंसी था, फर्स्ट राष्ट्रीय आपात। तो सन तो याद ही रहेगा 1962, क्योंकि चाइना का जो अटैक हुआ था 1962 में हुआ था। जब डेट भूल जाओ तो इसे उल्टा कर देना। 62 को जैसे उल्टा करोगे क्या बन जाएगा? 26 बन जाएगा। थोड़ा हिंट हो जाएगा, है ना। 26 अक्टूबर तो इमरजेंसी लगी थी, और फिर ये लगभग 6 साल बाद वापस ली गई 1968 में 10 जनवरी। अब जो आधार था इसका कि किस आधार को मान के नेशनल इमरजेंसी लगाई, तो लिखा गया ऑब्वियसली बाह्य आक्रमण, है ना। अटैक किया गया था दूसरी कंट्री से, तो जो दूसरी शर्त है हमारी कौन सी? बाहरी आक्रमण, उसे आधार मान के इमरजेंसी लगाई गई। क्लियर? चलिए दूसरी इमरजेंसी बताइए। जो सेकंड इमरजेंसी है उसकी डेट याद आ रही है, उसका सन याद आ रहा हो। पाकिस्तान में युद्ध कब हुआ था? 1965 में पहला हुआ था। तो ये पहले में तो नहीं लगी, क्योंकि 65 में तो पहली वाली चल रही थी ना। ये कब वापस ली गई? 1968, तो उसमें लगाई नहीं गई। और जो दूसरा युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, कब हुआ था? 1971 में हुआ था। तो सन तो वो आएगा। डेट याद करके बताओ, कुछ याद हो, कुछ आइडिया, महीना याद आ रहा हो, डेट याद आ रही है? दिसंबर। बिल्कुल सही बोल रहे हो, 3 दिसंबर 1971। पूछता मैं आपसे ये रहता हूँ कि थोड़ा सा आप ना रिकॉल करे जाओ। 3 दिसंबर 1971 को ये इमरजेंसी लगाई गई थी सेकंड, पाकिस्तान में जब अटैक हुआ था। कारण वही है, बाहरी आक्रमण। ठीक, और इसे वापस कब लिया गया? इसमें कितने साल जोड़े थे हमने? 6। इसमें भी 6 जोड़ो। थोड़ा सा मतलब हिंट बनाए जा रहे हैं।
तो 1977 में वापस ली गई मार्च में। मार्च 1977 को ये वापस ली गई। हालांकि जो डेट है एक दो दिन आगे पीछे भी रहता है, बाकी मैंने 8 मार्च लिख दिया है। इसका भी कारण वही था। उसके बाद जो तीसरी इमरजेंसी है वो कब लगी थी? वो तो इंदिरा गांधी जी ने लगाई गई, पता ही है आपको, 1975 जब वो प्रधानमंत्री के पद से हटने वाली थी। और महीना बताओ, डेट बताओ, कुछ याद आ रहा हो तो। डेट तो यही है 26, महीना है जून, 26 जून। और वापस ली गई दोनों 1977 में मार्च के महीने में, जो मैंने ऊपर लिख रखा है। सेकेंड और थर्ड इमरजेंसी दोनों की जो वापस लेने की डेट है वो सेम है। ठीक है भाई, तो ये हमारी डेट हो गई। और इसमें जितने इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सब करा दिया आपको। संविधान का जो संशोधन होता है 44, वो क्या इफेक्ट डालता है, क्या चीज़ है, कैसे है, सब बता दें। अब नेक्स्ट डाल दीजिए। और जैसे मैंने कहा था कि सबसे बड़ा यही है, ठीक है। अब दूसरा क्या आएगा? राज्य आपातकाल, ये छोटा ही है। और तीसरा तो और भी छोटा है, पर छोटे से मतलब काम की बातें बहुत कम है ऐसे। तो हैंड डाल दीजिए, स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, अब राज्य आपातकाल जो लगाया जाता है वो आर्टिकल आप जानते ही हैं, 356 के द्वारा लगाया जाता है। और स्टेट इमरजेंसी का मतलब ये है कि स्टेट के अंदर कौन नहीं है? मुख्यमंत्री नहीं है। किसी वजह से उन्हें उनकी शक्तियों से बाहर कर दिया गया है, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्हें हटा दिया गया है, तो जितनी भी राज्य की शासन प्रणाली है वो सारी कहाँ चली जाती है? राष्ट्रपति के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में। उसे हम बोल देते हैं राष्ट्रपति शासन लग गया है इस स्टेट के अंदर, ठीक है। और इसे हम कहते हैं राज्य आपात, कि राज्य पर खतरा हो गया है, क्योंकि जो इसका एक नाम है मुख्यमंत्री वो ही गायब है, वो फिलहाल नहीं है, इसलिए राज्य आपात कहते हैं। इसमें देखिएगा 2-3 लाइन लिखनी है बस। राज्य की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, राज्य की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका में शामिल हो जाती है, इज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंटर, संघ की कार्यपालिका में शामिल हो जाती है। ब्रैकेट में लिख दीजिए न्यायिक कार्यों को छोड़कर, एक्सेप्ट जुडिशियल एक्शंस, न्यायिक कार्यों को छोड़कर, एक्सेप्ट जुडिशियल एक्शंस, ब्रैकेट बंद। तो इसमें ये तो हम जानते ही हैं, जब राज्य में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं तो उनकी जो कार्यपालिका है, उनकी जो जितने भी कार्य करने की तरीका है, जो सिस्टम है, वो सारा कहाँ चला जाएगा? राष्ट्रपति के हाथ में चला जाएगा। ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ब्रैकेट में नई बात क्या है? न्यायिक कार्यों को छोड़कर। जो राज्य के न्यायिक कार्य होते हैं, जो जुडिशियरी सिस्टम होता है, वो नहीं जाता, वो अपने हिसाब से काम करता रहता है। और इसीलिए संविधान में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखा गया है, यानी कि जुडिशियरी सिस्टम को किससे? एग्जीक्यूटिव पावर से, ठीक। अगर कार्यपालिका विफल होती है या कुछ समय के लिए फेल होती है तो उसका असर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली न्यायपालिका पे ना पड़े, ठीक है। तो ये बात होती है। अब जिस तरह से हम अभी नेशनल इमरजेंसी पढ़ के आए हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि जब राष्ट्रपति घोषणा करते हैं तो शुरुआत होती है 1 महीने से, फिर उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है 6 महीने। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? इसमें मिनिमम जो एक ड्यूरेशन होगी, अवधि होगी, वो कितनी होगी? 2 महीने।
तो मिनिमम जो होती है इसकी 2 महीने होती है, लिखिएगा इसमें। इस आपातकाल के लिए, फॉर दिस इमरजेंसी, अवधि 2 महीने होती है, ड्यूरेशन इज 2 months। इसके बाद आफ्टर दिस संसद से अनुमति लेने के बाद, बाय द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद से अनुमति लेने के बाद यह 6 महीने हो जाती है, इट बिकम 6 months। अधिक से अधिक अवधि, द मैक्सिमम ड्यूरेशन, अधिक से अधिक अवधि 3 साल हो सकती है, मे बी 3 years। तथा इससे अधिक के लिए, एंड फॉर मोर देन दिस, इससे अधिक के लिए संशोधन जरूरी है, अमेंडमेंट इज मैंडेटरी, संशोधन जरूरी है, अमेंडमेंट इज मैंडेटरी। तो आपको जो लिखवाया गया, शुरू में जब घोषणा की जाएगी राज्य आपातकाल की, तो कितनी होगी है? 2 महीने होगी। उसके बाद भी लगता है कि राज्य में अभी भी स्थिति नहीं है, किसी की सरकार स्पष्ट नहीं बन पा रही है और अभी भी मुख्यमंत्री अपने पद पे आने वाले नहीं है नियर फ्यूचर में, तब फिर संसद के द्वारा, अब यहाँ दिमाग में बात आती है कि संसद के द्वारा क्यों, क्योंकि मैं भी लिखवा के आ चुका हूँ कि जो राज्य की कार्यपालिका है वो सारी कहाँ चली गई? सेंटर की कार्यपालिका। तो संसद तो डिसाइड करेगा। अगर राज्य की कार्यपालिका चल रही है, विधानसभा विधान परिषद चल रही है, तो फिर तो मुख्यमंत्री हैं, तो फिर कहाँ का आपातकाल। ठीक है, तो जो संसद में डिसाइड होगा, तो अगर वहाँ पे मान मेजोरिटी मिल जाती है, जो सांसद बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर इस बात को कह देते हैं कि हाँ ये आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए, तो फिर इसकी जो ड्यूरेशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 6 महीने हो जाएगी। फिर यहाँ ये कहा गया है कि मैक्सिमम संविधान के अनुसार एक राज्य में अधिकतम सीमा कितनी रह सकती है? मैं बढ़ा दो आप रहे हो 6 महीने, लेकिन कब तक? तो जैसे जो आपका राष्ट्रीय आपात था उसमें तो कोई लिमिट नहीं थी, उसमें तो आप ये क्या रखा था कि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाओगे, लेकिन चाहे बढ़ा लो कितनी बार। लेकिन संविधान और जो न्यायपालिका वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ऐसा हो नहीं सकता। एक कमी दिखाई दी थी कब? इंदिरा गांधी के समय, वो भी रेक्टिफाई कर दी, जो मैंने अभी बताया कि वो शब्द हटा दिया और क्या लगा दिया? सशस्त्र विद्रोह लगा दिया। अब वो इतना आसान तो है नहीं, ठीक है, तो वो तो रेक्टिफाई हो जाती है, अमेंडमेंट इसलिए किए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में 3 साल तक रह सकता है। और अगर इससे भी अधिक हो तो फिर भैया लोकसभा राज्यसभा सबका संयुक्त अधिवेशन बुला लो या अलग अलग चर्चा कर लो और उसमें फिर पास करा कर उसमें संशोधन कर लो, किसमें? संविधान में। तो इससे अधिक भी सीमा बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल तो ये 3 बातें मैंने आपको लिख दी, ठीक है। उसके बाद 1-2 लाइन उड़ानी है इसमें। जैसे सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था, राज्य आपात का लगा था, कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। वो लाइन लिखी, 2-4 कॉमन सी बातें होती हैं। सबसे पहले एट फर्स्ट अनुच्छेद 356 का प्रयोग, यूज ऑफ आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 का प्रयोग पंजाब में हुआ था, वाज इन पंजाब। ब्रैकेट में 1951 में, इन 1951। तो ये लाइन आ गई कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा, कहाँ लगा है? पंजाब में लगा है 1951 में।
एक लाइन आएगी सबसे ज्यादा समय के लिए कहाँ लगा है, तो वो लगा है जम्मू कश्मीर में। अब तो जम्मू कश्मीर क्या है, यूटी है, लेकिन जब राज्य हुआ करता था तो इसमें सबसे ज्यादा समय के लिए भी लगा। तो एक लाइन में लिखिएगा सबसे अधिक समय के लिए, फॉर मैक्सिमम टाइम जम्मू कश्मीर में, इन J&K, उन्नीस 1990 से लेकर, यानी कि 19 जुलाई 1990 से लेकर 9 अक्टूबर 1996 तक, 9/10/1996। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो तो नहीं मानता था, इसलिए वो तो अलग ही व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी ये डेट आ गई कि लगभग जो भी 5-6 साल रहा, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम तक रहा किसी भी राज्य के अंदर। ठीक, और अगर मैं कुछ पास्ट में जाता हूँ तो बहुत राष्ट्रीय राज्य आपातकाल लगा करता था। कौन से राज्य में? अब तो स्थिति सही है। कहाँ पे? नहीं, मतलब मैं ये इसमें ज़्यादा बार कहाँ लगा, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि जो थोड़ा सा बैक जाऊँ 5-7 साल पहले, तो एक राज्य हुआ करता था झारखंड, उसमें काफ़ी समस्या थी, मुख्यमंत्री चुना जाता था, फिर 1-2 महीने बाद फिर उसे हटा दिया, फिर बैठाया, फिर हटा दिया, तो कई महीनों और लगभग 1-1.5 साल तक ऐसी स्थिति रही है। कहाँ की? झारखंड। ठीक है, जहाँ ये पार्टी है झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति थी, तो लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट इमरजेंसी लगी रहती थी। अब तो स्थिति सही। तो ये 2-4 बातें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। अगला हैंड डाल दीजिए, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात आप समझते हो कि पैसे की कुछ ऐसा संकट हो जाए देश के अंदर कि जितना भी यहाँ ताना बाना है वो सब फेल हो गया है, जितना भी सिस्टम है वो सब फेल हो गया है, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है एक बार भी। आर्टिकल क्या है? 360। अगर ऐसा हुआ, वित्तीय आपातकाल अगर लगाया जाएगा तो 360 का यूज करके लगाया जाएगा। इसमें लिखिएगा 1-2 बार जो इम्पोर्टेंट है। यदि वित्तीय आपात घोषित कर दिया जाए, इफ फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन अनाउंस्ड, तब 2 महीनों के अंदर, देन विद इन 2 months, तब 2 महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। परमिशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज मैंडेटरी। संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। परमिशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज मैंडेटरी। और एक लाइन वही रिपीट होगी, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने राष्ट्रीय आपातकाल में पढ़ी थी कि अगर मान लिया लोकसभा का विघटन हो जाए, है ना, तो वहाँ क्या पढ़ा था हमने कि पहली सिटिंग से 30 दिनों के अंदर अंदर उसमें परमिशन ले लेनी है। तो वही सेम लाइन यहाँ पे है कि अगर मान लिया लोकसभा विघटित हो जाए और तब वित्तीय आपात लगा दिया जाए, तो जो पहली सिटिंग होगी 30 दिनों के अंदर अंदर परिचर्चा कर लो उस पर, और फिर परमिशन, अनुमति या पारित कराना आवश्यक है। तो अभी मैंने वो लाइन लिखो, मैं जो मैंने लिखवाई है उसकी बात करते हैं। वित्तीय आपात घोषित कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई। तो वित्तीय आपात, अब जैसे ये इमरजेंसी है, इसमें तो पहले सोचा जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है संसद के द्वारा कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी, सॉरी स्टेट इमरजेंसी या फिर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए या लगाई ना जाए।
मैंने आपको लिखवाया था कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, चर्चा की जाती है, और वहाँ पे अगर 10वां हिस्सा कह देता है 1/10 पार्ट, तो फिर उसमें चर्चा होगी कितने दिनों के अंदर? 14 दिनों के अंदर। या तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर, वो 14 दिन के अंदर कार्रवाई करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? फिर राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि वित्तीय आपात लगा दिया गया, और लगाने के 2 महीने के बाद संसद के दोनों सदनों के द्वारा परमिशन आवश्यक है। तो सीधी सी बात है कि ये ऐसा इसलिए है कि अगर हमारे देश में कुछ ऐसी पैसे की समस्या होती है तो सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेन देन सारा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसे भेज रही है, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब सस्पेंड करने पड़ेंगे। कुछ ऐसी स्थिति है, लेकिन वो आगे भी कंटिन्यू रहे या ना रहे तो 2 महीने के अंदर आप परमिशन ले लो। अगर स्थिति ऐसी है तो फिर वो चलता रहेगा, वरना फिर राष्ट्रपति को घोषणा वापस लेनी पड़ेगी। इसलिए वित्तीय आपात को डिस्कस नहीं किया जाता पहले, क्योंकि वित्तीय आपात का मतलब है पैसे की कमी। तो डिस्कशन किस चीज का? डिस्कशन करने से क्या वो पैसे की कमी पूरी हो जाएगी? समझ लो ना मेरी बात। तो इमरजेंसी लगा दी जाएगी, उसके बाद फिर इंप्रूवमेंट किए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे कि वो स्थिति सुधर रही है या नहीं सुधर। और संविधान अनुसार 2 महीने के अंदर चर्चा जरूरी है, दोनों सदनों से परमिशन जरूरी है। तो ये लाइन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इसकी अधिकतम समय सीमा, इट्स मैक्सिमम ड्यूरेशन, बताओ ये क्या याद आ रहा? पढ़ तो आपने सभी रखा है, बात तो एट द मोमेंट याद आने की है। पढ़ तो सभी रखे हैं, बाकी ऐसा टॉपिक तो कोई है नहीं पढ़ नहीं रखा आपने। इसकी अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? अगर याद नहीं आ रहा तो दिमाग पे जोड़ दो। जब भी कोई सब्जेक्ट में कुछ याद ना आए तो दिमाग में थोड़ा सोचा करो, आपका शायद जवाब आ जाए। बात हो रही है वित्तीय आपात काल, 1 साल। इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित ही नहीं है, और मैं किसी से कह रहा हूँ दिमाग में जोड़ डालो। आप 1 साल कह रहे हो तो मतलब इसका मतलब यह है कि देश कन्फर्म है भाई कि ये समस्या 1 साल तक ही रहेगी। 1 साल के बाद ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। इसे तो रखा है मैक्सिमम समय आपने, तो कैसे संभव है? नहीं, तो कैसे कह रहे हो 1 साल? इसलिए मतलब दिमाग को थोड़ा जोड़ डाला करो, आंसर आपके आसपास ही रहते हैं। तो देखिएगा, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है। इट्स मैक्सिमम ड्यूरेशन इज नॉट डिफाइंड। मतलब एक बार राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी तो ये लागू ही रहेगा जब तक कि यह घोषणा स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा वापस ना ली जाए। और राष्ट्रपति घोषणा कब वापस लेते हैं? संसद की सलाह पर, और संसद में डिसाइड होगा कि इस देश में आगे वित्तीय आपात रहेगा या नहीं रहेगा। और जैसे ही वो घोषणा वापस लेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड्स। ठीक, तो ये 2-3 बातें हैं ऐसे इंपॉर्टेंट। और 2-4 बातें आप जानते हो, फिर रिवाइज करवा दूं मैं एक बार, क्योंकि इमरजेंसी समाप्त हो गई है, 2 पीरियड हुए हैं इसके। तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगे या कोई भी इमरजेंसी लगे, उसका प्रभाव देश पे तो होगा ही होगा। तो अगर मान लिया मैं नेशनल इमरजेंसी की बात करता हूँ या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता हूँ, इन दो की मसले कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देश की बात कर रहा हूँ, तो किसी राज्य से संबंधित हो गई, तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे आप बताओ। लगभग हमने 50 और 50 100 मिनट का पीरियड कर लिया इसका, है ना। तो आप बताओ मुझे 2-4 लाइन में क्या क्या बताना चाहते हो कि जब भारत जैसे देश में नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए या लगा दी जाए तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ बोलना चाहते हो? मुझे बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, शब्द साथ नहीं देते हैं। तो चलो हिंट देता हूँ मैं आपको। जब मैंने कहा क्या क्या बोलना चाहते हो, तो सबसे पहला क्राइटेरिया सोचो ना, एक टॉपिक सोचो कि क्या टॉपिक हो सकता है। तो एक टॉपिक आया फाइनेंशियल, आर्थिक। अब आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल में क्या बोल सकते हो? बोल सकते हो
कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जितने भी खर्चे हैं या जितना भी किसी राज्य को प्रमोट करने के लिए, फोस्टर करने के लिए, उसे आगे एनकरेज करने के लिए दिया जा रहा है, उस पे जो वित्त मंत्री हैं वो उन्हें कैंसिल कर सकते हैं या उनमें कर्टेल कर सकते हैं, खर्चों में कमी कर सकते हैं कि भाई ये इमरजेंसी का टाइम है, आप जितनी डिमांड कर रहे हो ये तो संभव ही नहीं है, जो हम दे रहे हैं ये भी खत्म हो सकता है, क्योंकि समय है इमरजेंसी का, यह पैसे बांटने का समय नहीं है, तो पैसे संजोए रखने का समय है। हो सकता है और होगा, तो ऐसा तो फाइनेंशियल हो सकता है। दूसरा आर्थिक रूप से क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल क्या हो सकता है, यही हो सकता है जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं देश के अंदर सारी सस्पेंड है ना। आर्थिक गतिविधियां क्या हो सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, मेट्रो तैयार होने वाली, चलने वाली है, सब पैसे से तो हो रहा है सब काम। और जब पैसे का लेन देन बंद तो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं देश के अंदर वो सब सस्पेंड, ये हो सकती है। कार्यपालिका के बारे में आप जानते ही है ना, सारी की सारी डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ठीक, सूची के बारे में आप जानते हो, जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तक जब तक इमरजेंसी रहेगी। उसके बाद जैसे आप जानते हैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगी और घोषणा वापस ले ली जाएगी और सारी पावर जिसके हाथ में थी वापस चली जाएंगी। राज्य की कार्यपालिका अपने हिसाब से काम करेगी, संघ की कार्यपालिका अपने हिसाब से काम। ठीक है, चलिए बाकी मैं इस पीरियड को विराम देता हूँ, आगे करेंगे। ये इमरजेंसी खत्म हो गई आपकी और आर्टिकल जैसे मैंने बताया था 200 तक हो गए आपके, कुछ भी आपसे भी आगे कंटिन्यू करेंगे। 300 हाँ जी, वो मैं आपको मैं पढ़ाऊंगा जब काउंटिंग कराऊंगा ना सर।